हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए एक पूरे के पूरे सीआईएल एमटी के एग्जाम को अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं तो ये वीडियो उसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने जो जनरली अपनी अप्रोच रखी है अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के, उसमें मैंने कैसे सक्सेस पाई थी बिना किसी रिवीजन के। देखो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, मैं बिना किसी रिवीजन के गया था अपना एग्जाम देने। मैंने एसएससी जेई का एग्जाम दिया हुआ था, विदाउट एनी रिवीजन दिया था, और उसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन सवाल अब यहां पर यह है कि बिना उसके भी एक करेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, एक राइट अप्रोच क्या हो सकती है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखते हैं बच्चे कि सबसे पहले आपके पास जैसे ही एग्जाम आता है, आपके पास सवाल आते हैं, तो आपको उसमें करना क्या है, एक एक करके उसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के अंदर, उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर जो क्या करना है, सबसे पहले आपको करने हैं गो थ्रू। गो थ्रू क्या करना है सर मेरे को? गो थ्रू बेटा आपको करने हैं जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो सबके सब। एक चीज तो ये हुई, अभी मैं इस पे और विस्तार से बात करूंगा। दूसरी चीज इसके अंदर जो मुझे करनी है वो करनी है कि भाई साहब मेरे को टाइम बाइफरकेशन करना है अपने हिसाब से, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सेक्शनल टाइमर भी नहीं है, तो हमें अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार अपने लिए एक टाइम को अलॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे को लगता है कि मेरे पास जितना नॉन टेक पार्ट है वो मैं थोड़ा सा कम टाइम में भी कर सकता हूं, तो ज्यादा टाइम मैं अलॉट करूंगा किसको? मेरे टेक्निकल पार्ट को। अब जब मैं टेक्निकल पार्ट पे आता हूं, लेट से हम लोग अभी आ चुके हैं 101 क्वेश्चन नंबर पे, यानी कि हमारा टेक्निकल का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से जो आपका अप्रोच रहेगा, उस अप्रोच के अंदर आपको स्टार्ट कर देना है अपना क्वेश्चन का गो थ्रू करना। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 टेक्निकल का मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखते हो तो या तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। एक पॉसिबिलिटी, अरे वाह ये तो मुझे आता है, अरे वाह ये तो मुझे आता है। दूसरा आपका पॉसिबिलिटी होगी, अरे वाह ये तो मुझे आता है लेकिन थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा सा मेरे को दिमाग लगेगा, थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगेगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दिमाग लिख दिया है मैंने बेटा, वो दिमाग टर्माइट वाला नहीं है, दिमाग ही पढ़ना है इसको। और तीसरा होगा कि अरे बाप रे ये क्या आ गया, अरे बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन आ गया, अरे बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन आ गया, अरे बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने छोड़ा था जो टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, या तो ये इस कैटेगरी का होगा, इस कैटेगरी का होगा, इस कैटेगरी का होगा। अगर ये कैटेगरी नंबर 1 का है, अगर ये कैटेगरी नंबर 1 का है तो आपको इसको तुरंत टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। आपको लगता है आपको आता है और आपके बिल्कुल फील्ड का क्वेश्चन आ गया है, फेवरेट टॉपिक है, फटाक से टिक मारो और उसके बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करो। नेक्स्ट का बटन क्लिक करोगे, अगले सवाल पे आओगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया और क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको आता तो है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप इसको मार्क करोगे। क्या करोगे? मार्क करोगे। ठीक है, मार्क। मार्क का मतलब क्या हुआ? नीचे उसमें ऑप्शन आएगा मार्क, तो अपन उसको मार्क कर देंगे, अपन उसको टिक नहीं करेंगे, उसको सिर्फ मार्क कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 जो है टेक्निकल का, वो आपके लिए है अरे बाप रे ये तो आता ही नहीं। तो उस क्वेश्चन को आप कुछ नहीं करोगे, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के सीधे बटन दबाओगे नेक्स्ट पे। ये आपको काम करना है 101 नंबर से 200 नंबर तक हर एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मेरे पास टेक्निकल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, अरे वाह ये तो मेरे को आता है, टिक किया, आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, अरे बाप रे ये नहीं आता, उसको नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद देखा कि अरे यार ये आता तो है क्वेश्चन नंबर 3, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को, पर मैं कर लूंगा, तो इसको मैं करूंगा मार्क एज रीड। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे करते 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 जब मैं 200 नंबर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, 200 क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, तो मेरे पास जो मेरा क्वेश्चन पैलेट होगा, जो मेरे पास एक क्वेश्चन पैलेट होगा, उस क्वेश्चन पैलेट के अंदर जहां पर क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं ना बेटा, क्वेश्चन पैलेट में जहां पर नंबर लिखे होते हैं वहां पे इस तरह से आपको साइड से क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ऐसा करके। तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हरे रंग के टिक हो रखे होंगे। लेट से ये ऐसे हरे रंग के हो रखे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हरे रंग के हो रखे हैं क्योंकि ये आपने टिक कर दिए थे।
कुछ क्वेश्चंस होंगे जो वहां पे पर्पल कलर के हो रखे होंगे, लेट से ये पर्पल कलर का है, लेट से ये पर्पल कलर का है, लेट से ये पर्पल कलर का है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रेड कलर के आपको उस क्वेश्चन पैलेट में नजर आ रहे होंगे। लेट से ये रेड कलर से है, लेट से ये रेड कलर से है, लेट से ये रेड कलर से है। तो यानी कि अब आप जब 200 क्वेश्चन पे आ जाते हो तो क्वेश्चन पैलेट में 3 रंग नजर आते हैं। आपको एक हरा दिखेगा, लाल दिखेगा, एक पर्पल दिखेगा। लाल वाले वो है जो आपको नहीं आते हैं, आपको खुद से पता है कि भाई ये मैंने पढ़ाई नहीं है, इसको मैं टिक भी नहीं कर सकता, सोचूंगा भी तब भी नहीं आएगा मेरे को। हरे वाले वो हैं जो आपने देखते ही टिक कर दिया और आपको पता है भाई ये तो सही होने ही होने हैं। और पर्पल वाले वो हैं जो आपको लगता है कि आपको आता है पर तुरंत याद नहीं आ रहा, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसके लिए आपको हो सकता है कि पेन उठाना पड़ जाए। ये 3 कैटेगरी की चीजें आपको क्वेश्चन पैलेट में नजर आ जाएंगी। अब यहां से आपके सामने पता है क्या हुआ है, आपने मात्र शुरू के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपने बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते थे वो सारे आप टिक कर चुके हो, वो सारे ग्रीन कर चुके हो। अब आपको सीधे जाना है अपने उस क्वेश्चन के पास, पहला वो क्वेश्चन जिसको आपने मार्क किया है। मेरे लिए पहला वो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6। मैं सीधे मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगा, या तो रेड करूंगा या तो ग्रीन करूंगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा, ग्रीन करूंगा या तो रेड करूंगा, फिर 9 पे आऊंगा, ग्रीन करूंगा या तो रेड करूंगा। इस तरीके से बेटा हमने जो सबसे कम टाइम दिया वो किसको दिया, वो क्वेश्चन को जो हमें बहुत अच्छे से आता है। अब ये अप्रोच अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो एक प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। ये प्रॉब्लम जो है एक स्टूडेंट के साथ मेरे जो है ये फेस की थी उन्होंने, और वो प्रॉब्लम क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 उसको नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 3 उसको नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 4 उसको नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 5 उसको नहीं आता था, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान था, फिर भी वो गलत करके आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब लगा कि यार कंटिन्यूअसली मेरे को इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसने सही आंसर या इजी क्वेश्चन को भी गलत करके आया। अगर वो बच्चा फटाफट से ये ना देखते हुए क्या आता है क्या नहीं आता और धड़ धड़ करके एक बार पूरा पेपर देख लेता, तो उसको ये अंदाजा लग जाता कि यार ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है या पेपर बहुत आसान है। देखो भाई, अगर पेपर आसान है तो अंदर से देखो खुशी तो होगी कि यार बढ़िया, यार पेपर तो आसान है। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको और खुश होना चाहिए कि भाई आपने तो मेहनत करी है, जिसने मेहनत नहीं करी है वो फंसेगा। क्योंकि आसान क्वेश्चन पेपर अगर आया तो जिसने कम मेहनत भी करी है उसका भी निकलेगा, और जिसने ज्यादा करी है उसका तो निकलना ही था। और अगर डिफिकल्ट आया तो सिर्फ वो स्टूडेंट जिसने एक्चुअल में मेहनत करी है वो स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक करके निकल जाएंगे। जिन्होंने थोड़ा भी अपनी मेहनत को दिखाया है, थोड़ा सा भी जान लगाई होगी, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये डिफरेंशिएट करना इन कंपैरिजन टू जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी एंड वो बस एज इट इज चले गए थे एग्जाम देने जस्ट फॉर यू कैन से प्रैक्टिस। ठीक है सर, तो यहां पर ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। अब सर आ जाती है बात कि सर मैंने ये पर्पल वाले भी सारे कर लिए, अब क्या करूं? अब बचते हैं बेटा लाल वाले, यानी कि वो सवाल जो आप लोगों को आते ही नहीं है। अब यहां पर क्या तरीका है उन क्वेश्चन को टिक करने का जो हमको आते ही नहीं है? देखो बेटा, यहां पे मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूं। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक हाइड्रोलिक लोकेशन इन अ रिवर हेडवर्क where canal water discharge is regulated in a monitored is the what। अब ये क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का। मैं क्योंकि सिविल का बच्चा हूं तो मेरे को सिविल का आंसर आता है, मैं यहां पे टिक कर दूंगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेट से मैंने अगला क्वेश्चन पेपर में देखा और अगला क्वेश्चन मुझे नजर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द गैस स्ट्रीम यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहां पे भी मेरे को आंसर पता है कि हाँ यार साइक्लोन सेपरेटर इसका आंसर है, बढ़िया है सर, ठीक है, ये भी मेरे को आता था। आगे अगला क्वेश्चन में देखता हूं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रैफिक सर्वे मेथड इज यूनिकली बेस्ट सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग बोथ ट्रिप जनरेशन, ओरिजिन, डेस्टिनेशन एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो यहां पर मेरे को पता है कि यार होम इंटरव्यू सर्वे इसका राइट आंसर है। अब ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे फिंगर टिप पे एकदम याद थे, ठीक है, तो यहां पर मैंने इनको तो टिक कर दिया। अब ऐसे सवाल जो मैंने कभी देखे ही नहीं, अब एग्जाम्पल के लिए पता है मैं क्या किया है, मैं हूं सिविल इंजीनियरिंग का, मैंने की हुई है मास्टर्स आईआईटी रुड़की से, लेकिन मैं कहीं से कुछ भी कर लूं, मेरे को मैकेनिकल का तो आंसर नहीं आएगा करना। तो मैं क्या किया हूं आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको गैस करना ही है तो गैस कैसे कर सकते हो आप,
वो सैंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए रैंडमली, जिसका आंसर मेरे को आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उसमें गेस करने की कोशिश करूंगा, और मेरी क्या अप्रोच रहेगी उसको गेस करने की, वो मैं आपको सैंपल यहां पे दिखाना चाहता हूं। अब यहां पर एक सवाल है, और ये क्वेश्चन है बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, राइट। सिविल में इसका कोई लेना देना नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये सवाल है। अब मैं इसमें कैसे अप्रोच करूंगा इसको सही करने का, ये सैंपल मैं क्यों ले रहा हूं। आपके एग्जाम में मैकेनिकल का क्वेश्चन नहीं आएगा, या आप अगर मैकेनिकल के हो तो आपके एग्जाम में सिविल का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को सिविल का मैं कोई क्वेश्चन लेता तो वो ऑलरेडी आता होता, तो मैं वहां पर जो भी अप्रोच लगा था वो आप कह सकते हो फर्जी लगा था, नकली लगा था। तो मैं आपको एक्चुअल में नहीं दिखा पाता कि भाई एक्चुअल अप्रोच क्या है। ये क्वेश्चन मैकेनिकल का मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मेरे को आता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं नॉलेज इसके बारे में। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कैसे इसको अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर कोई भी मस्ती नहीं करेगा। पता चला मेरा क्लिप काट के जो है तुमने वायरल कर दिया कि देखो फैकल्टी को क्वेश्चन ही नहीं आ रहा सॉल्व करना। मेरे को नहीं आएगा भाई, मैकेनिकल का क्वेश्चन है, मेरे को कैसे आएगा। तो मैं यहां पे अब कैसे तुक्का लगाऊंगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया, फ्यूल एटमाइजेशन क्वालिटी इज गवर्नड प्राइमरली बाय इंजेक्टेड टिप, नोजल होल काउंट, फ्यूल विस्कोसिटी, इंजेक्शन प्रेशर, टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स नंबर। देखो थोड़ा सा मेरे नॉलेज का है, मतलब कॉन्सेप्ट नॉलेज का नहीं है, ये टॉपिक मैंने कहीं कहीं तो पढ़े हैं क्योंकि मैं खुद हाइड्रोलिक से ही मास्टर्स हूं। तो टर्बुलेंट मेरे को पता है क्या होता है, विस्कोसिटी मेरे को पता है क्या होता है, और ये सब नहीं पता क्या होता है, ठीक है। अब फ्यूल एटमाइजेशन, अब देखो एटमाइजेशन जो है मैंने पता है कहां पे सुना हुआ है। देखो अब तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है ना, वहीं से चीजों को ट्राई करो कनेक्ट करने का। एटमाइजेशन मैंने कहां सुना है, कुछ दिनों पहले मैं एक परफ्यूम लेने के लिए गया था, तो उसके अंदर जब हम परफ्यूम करते हैं ना, तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं इस तरीके से अलग अलग प्रकार की, तो वहां पे उसको एटमाइजेशन बोल रहा था वो जो दुकान वाला था कि सर इसका एटमाइजर अच्छा है, इसका एटमाइजर बढ़िया है। तो ऐसे मेरे को याद है कि कुछ तो था, यानी कि यहां पर किस तरह से जो हमारा लिक्विड होगा वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलेगा, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस चीज पे डिपेंड करेगी। ऐसा कुछ कुछ ये हो सकता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं तो अप्रोच लगा रहा हूं, तुक्का लगा रहा हूं। अगर मैं उसके टिप का टेम्परेचर बढ़ा दूं या घटा दूं उससे कोई फर्क पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि टिप का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो लिक्विड होगा भी वो लिक्विड कितना ही देर उस टिप पे रहेगा। लिक्विड आएगा टिप पर और टिप से तुरंत निकल जाएगा, तो वो लिक्विड टिप से कोई कनेक्शन मुझे नहीं लगता जो बन सकता है। नोजल होल काउंट, नोजल में कितने होल होंगे ये शायद कनेक्ट कर सकता है मे बी। इसके बाद फ्यूल की विस्कोसिटी एंड इंजेक्शन प्रेशर, विस्कोसिटी यानी कि उसका जो फ्यूल है वो फ्यूल की विस्कोसिटी ज्यादा, भाई ये तो देखो कनेक्ट हो सकता है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मेरे को लगता है कि एटमाइजेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतना अच्छा फ्यूल नहीं स्प्रेड होगा। और इंजेक्शन प्रेशर भी सेम है, कम प्रेशर लगाऊंगा तो इसकी जो एटमाइजेशन का बोल सकते हो जो क्वालिटी होगी वो कम रह जाएगी। और टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स नंबर तो मेरे को नहीं लग रहा, तो मेरा जो तुक्का रहेगा वो रहेगा फ्यूल विस्कोसिटी और इंजेक्शन प्रेशर को लेके। अब देखो भाई, तुक्के का मतलब यही होता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मेरे को नहीं पता सही है या गलत है, वो अपन आगे समझ सकते हैं। वही है, वही आंसर था, फ्यूल विस्कोसिटी, और अब यही है। मेरे को कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ तुक्का लगाया अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ये जैसे मैकेनिकल का ही है, ये भी क्वेश्चन मैकेनिकल का है। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, एट हाई ऑल्टीट्यूड एसआई इंजन परफॉर्मेंस ड्रॉप्स ड्यू टू व्हाट। मेरे को नहीं पता एसआई इंजन होता क्या है, ठीक है। ये एसआई क्या है, एसआई है, एआई है, क्या है। मैं एआई थोड़ा बहुत जानता हूं, एसआई मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे को पता है, और लेकिन यहाँ पे इतना तो मेरे को भी पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं होगा, और आगे इंजन भी लगा है। खैर जो भी इंजन है उसको हटाओ, लेकिन मेरे को ये पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जनरल नॉलेज की बातें हैं। फ्यूल इवेपोरेशन में डिले होता है, और ये एक इंजन की बात हो रही है, तो मैं मान के चलता हूं कोई एक गाड़ी अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाती है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, वो ये पूछ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को लेके। उसका जो फ्यूल का इवेपोरेशन है वो डिले हो जाता है। देखो ये मेरे को पता है कि अगर ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, राइट, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं। और बॉइलिंग का मेरे को कॉन्सेप्ट पता है कि बॉइलिंग जो होती है वो डिपेंड करती है वेपर प्रेशर पे, और अपने इस पे जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे। अगर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये तो मेरे को पता है।
हायर नॉक्स। अब मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ता हूं या मैं बोल सकता हूं पढ़ाता हूं, तो मुझे ये पता है कि भाई नॉक्स का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन अभी नॉक्स ज्यादा हो कम हो मेरे को उससे क्या मतलब, वो तो वैसे भी एक्सेल हो जाती है, माने इंजन से निकल जाती है। और मेरे को थोड़ा सा ज्यादा भी पता है कि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज्यादा वो इको जो गाड़ी है उसमें होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो एग्जॉस्ट चोरी होते हैं वो इको गाड़ी के होते हैं। ठीक है, ये मेरे को एडिशनल नॉलेज पता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लोअर एम्बिएंट प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो देखो जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मेरे को तो यही सही लग रहा है कि ये राइट आंसर होना चाहिए, एंड आई थिंक यही राइट आंसर होगा भी। तो ये हो गया। अब यहां पर तुमने देखा कि मैंने कैसे कनेक्ट किया, इसको भूल जाओ। तुमको लगेगा अरे यार सर आपने तो पीपीटी बनाई होगी ना, ये तो आपको पता है। भाई मैंने नहीं बनाई, ठीक है, मैंने नहीं बनाई, और तुमको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन गोल यहाँ पे ये नहीं था कि मैं कितना कूल आदमी हूं, देखो मेरे को मैकेनिकल का भी आंसर आता है, नहीं। गोल यहाँ पे ये था कि मैं कैसे आंसर तक पहुंचा, आंसर तक पहुंचने की जो अप्रोच थी वो आपको मैंने बताया, तो अब आपको उस हिसाब से चीजों को लेकर के जाना है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 0 to 1 कि पहले आपको जो आते हैं क्वेश्चन वो टिक करो, फिर जो आपको क्वेश्चन लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो वो करो, और फिर जब आपके पास वो क्वेश्चन बच जाए जो बिल्कुल नहीं आते उनको इस तरह से आपको अप्रोच करना है। एंड दैट इज इट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन। अब वो सारे स्टूडेंट्स जो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आपके एग्जामिनेशन की, कोल इंडिया लिमिटेड की, तुम सबके लिए, अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग से हो ना, तो टेक और नॉन टेक दोनों का एक ही बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम है कार्बन बैच। इस कार्बन बैच में आपको क्या क्या मिलता है, आप बच्चों के लिए पहले तो इसका प्राइस अभी ये चल रहा है, इस क्लास में आपको एक तो थ्योरी क्लासेस मिलती हैं, और थ्योरी क्लास के बाद आपको मिलती हैं 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस पेपर। इसी के बाद आपको मिल जाता है इसमें प्रैक्टिस सेशन में भी 50 क्वेश्चन की डीपीपी मिलती है। इसके बाद आपको मिल जाता है इसके अंदर 1000 क्वेश्चन का वर्कबुक, इसके अंदर आपको मिलता है टेस्ट सीरीज, इसके अंदर आपको मिलते हैं स्टडी नोट्स, इसके अंदर आपको मिलते हैं क्लास के नोट्स, और इसी के साथ आपको डायरेक्टली हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, अगर आप सिविल के हो तो मेरा नंबर आपको मिलता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहते हो तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हो, जिसका प्राइस ऑब्वियसली कम होगा। और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के बच्चों को मैं बता दूं, आपका ऑलरेडी एक कार्बन बैच जो है, वो कार्बन बैच जो है बहुत एनरोल हो चुका था, खचाखच उसमें स्टूडेंट्स हो चुके थे, इसलिए उसको हटा करके मतलब उसमें एडमिशन रोक करके अब कार्बन 2.0 स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग कार्बन 2.0 में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब होगा कैसे, इस सब के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी के अभी एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपको हर एक जानकारी मिलती है, आप बैच को एनरोल भी कर सकते हो। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, लेकिन तब तक मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।